Hello everyone, hope you all are doing good. So the last class we were discussing the marathon session on RCC. हमारा टॉपिक चल रहा था शेयर के लिए हमने डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली थी, बॉन्ड और डिटेलिंग कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड एंड डिटेलिंग, तो उसी में कंटिन्यू करेंगे आगे. विल कंटिन्यू विद दैट ओनली. तो स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. 20% ऑफ इज अवेलेबल ऑन गेट एंड ईएसी सब्सक्रिप्शन. 20% ऑफ अवेलेबल है सारे गेट और ईएसी सब्सक्रिप्शन के ऊपर. ऑफर वैलिड है अप टिल 30th ऑफ सितंबर. 20% ऑफ इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी लाइट. इसको भी अवेल कर सकते हो आप. यू कैन अवेल दिस ऑल्सो. डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी और यू कैन गेट द टेस्ट सीरीज ऑल्सो एंड नोट्स ऑल्सो. देन नो कॉस्ट ईएमआई इज ऑल्सो अवेलेबल. नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है आपके लिए. यू कैन अवेल दिस ऑल्सो फॉर योर सब्सक्रिप्शन. यानी कि अक्टूबर को नया बैच लॉन्च हो रहा है. न्यू बैच इज बीइंग लॉन्च, ब्रह्मास्त्र प्लस. दिस इज फॉर योर गेट 2023 कॉम्प्रिहेंसिव बैच है. सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा इसके अंदर भी आपका. इसमें मेरी पहली क्लास है. आई विल बी टेकिंग फ्लूइड मैकेनिक्स इन दिस. मैं इसमें एफएम ले रहा हूँ. देन फीचर्स क्या है इस बैच के? डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी. प्रैक्टिस थ्रू डीपीपी होगा. स्पेशल बैच है, एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस है. स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी आपको उसके अंदर. स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, नोट्स ऑन वेब एंड ऐप. टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको. पैरामाउंट 111 डिजिटल एक्सेस मिल जाएगा. देन वर्कबुक मिल जाएंगी आपको. गेट के पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको. देन स्ट्रक्चर्ड और शेड्यूल क्लासेस हैं इसकी. इन डेप्थ पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा इसके अंदर. 22 तारीख को भी एक बैच लॉन्च किया था हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, गेट और ईएससी 24 के लिए. इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप. देन आइकॉनिकली एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है. 5 टेस्ट है इसके अंदर, 140 से ज़्यादा क्वेश्चन है. यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो. देन गेट इज लेस देन 6 मंथ अवे. 6 महीने बचे हैं गेट के अंदर. इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट की, अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकते हैं. यू कैन गो फॉर दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एट अ मिनिमल प्राइस. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं मिनिमल प्राइस में. आइकॉनिक में हमारा एडिशनल बेनिफिट है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी है हमारे पास यहाँ पे. तो ये तो एडिशनल फीचर हो गया हमारे आइकॉनिक का. दिस इज द एडिशनल फीचर ऑफ आइकॉनिक. तो कल हम बात कर रहे थे बॉन्ड और डिटेलिंग की. सो द यस्टरडेज क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड एंड डिटेलिंग. तो इसमें मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में क्या क्या था? लास्ट क्लास में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से कर्टेलमेंट तक हो गया था. ये हमारा हो गया था. दिस पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड. ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया था. यही था हमारा लास्ट पॉइंट. एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना. यही था. तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. सो विल कंटिन्यू विद दैट ओनली. चलो. सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कर्टेलमेंट. तो आज हमारी पूरी डिस्कशन होगी कर्टेलमेंट के ऊपर. सो विल कंटिन्यू विद दैट. जल्दी नोट कर लो. क्लियर है? चले आगे. चलो चलते आगे.
अब हम बात करेंगे कर्टेलमेंट ऑफ फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट की। अब क्या है भैया कर्टेलमेंट ऑफ फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट, कहाँ से ये पिक्चर में आती है, क्या कंसेप्ट है इसका? फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब भी हम बीम की डिजाइनिंग कर रहे थे, डिजाइनिंग मतलब आप साइज निकाल रहे थे बीम की, पीछे रीइंफोर्समेंट भी आपने निकाली है, तो बीम की जो साइज निकाली है और जो आपने रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करी है वो इस वहाँ पे कैलकुलेट करी है कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो है हमारा वो रेजिस्ट हो जाए। कहने का मतलब है जो भी रीइंफोर्समेंट आपने कैलकुलेट करी दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड और रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट द मैक्सिमम मोमेंट के लिए। पर हर जगह तो मोमेंट मैक्सिमम है ही नहीं, हमारा मोमेंट तो वेरी कर रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, सिंपली सपोर्टेड है, मिड स्पैन पे मैक्सिमम होगा और सपोर्ट्स पे आके जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो रीइंफोर्समेंट आपने मिड स्पैन के लिए कैलकुलेट करी वो तो सपोर्ट पे रिक्वायर्ड होगी नहीं। इसका मतलब अपने कंस्ट्रक्शन में इकोनॉमी लाने के लिए आप सपोर्ट वाली रीइंफोर्समेंट को क्या कर सकते हो, कर्टेल कर सकते हो। कर्टेल मतलब एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो। अब हम उसकी बात करेंगे, विल टॉक अबाउट दैट। सो व्हेनेवर द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द बेंडिंग मोमेंट, अगर हमारे बीम की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट से ज्यादा हो, reinforcement can be curtailed off, but generally we do not cut the bars at theoretical point of cutoff। हम बार को उस पॉइंट पे कट नहीं करते जहां पर थियोरेटिकली रिक्वायर्ड है, हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं एक्चुअल पॉइंट ऑफ कट ऑफ तक। अब ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू द इंक्रीज स्ट्रेस इन द लॉन्गिट्यूडनल बार बिकॉज ऑफ द शेयर रीइंफोर्समेंट। जहां पर आप कट करोगे वहां पर जो शेयर रीइंफोर्समेंट है उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाएगी। देन जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें डेविएशन होता है, इनएक्यूरेसी होता है बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन के अंदर। देन टू अवॉइड सडन डायगोनल फेलियर ड्यू टू शेयर, हमारा सडन फेलियर नहीं होना चाहिए शेयर की वजह से, क्योंकि जैसे ही बार को कर्टेल कर दोगे शेयर स्ट्रेंथ कंक्रीट की कम हो जाएगी। तो इसलिए जिस पॉइंट पे थ्योरेटिकली कट ऑफ करने की रिक्वायरमेंट होती है उसी पॉइंट पे कट ऑफ नहीं करते, उससे कुछ दूरी पे जाके कट ऑफ करते हैं जिसको हम एक्चुअल पॉइंट ऑफ कट ऑफ बोलते हैं। तो एसीपी एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट एंड एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट शुड नॉट बी लेस देन डी और 12 टाइम्स ऑफ 5, यानी 12 टाइम्स डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। विच एवर इज ग्रेटर, जो भी वैल्यू क्या निकल के आ जाए, ज़्यादा निकल के आ जाए। तो जो आपकी डिस्टेंस है थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट और एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट, इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस होनी चाहिए या तो इफेक्टिव डेप्थ के बराबर या 12 फाई के बराबर, जो भी वैल्यू ज़्यादा निकल के आए। एक्सेप्ट द एंड ऑफ द सिंपल सपोर्ट एंड कैंटिलीवर, जहाँ पे आपका सिंपल सपोर्ट का एंड आ जाएगा वहां पर आप दे नहीं पाओगे इतनी दूरी, या जब कैंटिलीवर आ जाए, वेयर कैंटिलीवर कम्स इनटू द पिक्चर। क्लियर है? क्लियर है चीज? चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये तो मैंने बता ही दिया। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट है, आपने जो निकाली है वैल्यू रीइंफोर्समेंट की वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए निकाली हुई है, तो ये रीइंफोर्समेंट निकल के आया। देन हमारा थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट आया, लेट्स सपोज ये हमारा थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा है, आप यहाँ पर कट नहीं करोगे, आप एक्चुअल पॉइंट पे कट करोगे, और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ कट ऑफ और एक्चुअल पॉइंट ऑफ कट ऑफ के बीच की दूरी आपको दे दी। तो ये डायग्राम के फॉर्म में दिखा दिया। चले चले आगे, चलो चलते हैं आगे। अच्छा ये तो वो बता दिया, क्या बता दिया? ये तो आपको बता दिया कि कैंटिलीवर में जहाँ पे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ कट ऑफ है उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, सिंपली सपोर्टेड में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ कट ऑफ से एक्सटेंड नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्लेक्सर reinforcement should not be terminated in tension zone unless any one of the following condition exist। अब आपको ये जानकारी दी कि फ्लेक्सर reinforcement हम कट ऑफ नहीं करेंगे या टर्मिनेट नहीं करेंगे टेंशन जोन में जब तक इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। अब कंडीशंस को ध्यान से देखना। पहला, shear force at actual cutoff point should not exceed 2/3 of the shear capacity of the section।
जो शेयर फोर्स है हमारे एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट पे ये एक्सीड नहीं होना चाहिए 2/3 ऑफ शेयर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। क्लियर चीज। शेयर कैपेसिटी निकालने आती है हमारे सेक्शन की। शेयर कैपेसिटी कितनी है हमारे सेक्शन की, टाउ सी बी डी। शेयर कैपेसिटी मल्टीप्लाई कर दिया बी डी से, तो हमारा जो शेयर फोर्स है इट शुड नॉट एक्सीड, ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, इसके 2/3 वाले से, तो 2/3 से। तो शेयर फोर्स एट एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट शुड नॉट एक्सीड 2/3 ऑफ द शेयर कैपेसिटी ऑफ द, should not exceed 2/3 of shear capacity of the section. Next क्या, if shear force is more than 2/3 of the shear capacity of the section at the actual cutoff point, अगर ये रिलेशन ऊपर वाली वैलिड नहीं है, आपका शेयर फोर्स ज्यादा आ रहा है, then excess shear reinforcements are provided along the terminated bar. तो जो टर्मिनेटेड बार है वहां पे आप एक्सेस शेयर reinforcement प्रोवाइड करोगे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 0.75 d। तो जहां पर आपने कट ऑफ किया है वहां पे आपको एक्सेस शेयर reinforcement देनी पड़ेगी, कितनी दूरी तक, 0.75 d तक। क्लियर है। चलें आगे। रिपीट कर लिया इसमें से कुछ। चलें आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉर 36 mm और स्मॉलर डायमीटर बार, 36 mm के या उससे छोटे डायमीटर बार के, द कंटिन्यूइंग बार शुड प्रोवाइड एटलीस्ट डबल द एरिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर फ्रैक्चर एट द कट ऑफ पॉइंट। अब इस बात को समझने की कोशिश कर रहा, 36 mm के बार या उससे छोटे डायमीटर के बार अगर आप यूज कर रहे हो एज अ टेंशन रीइंफोर्समेंट, कर्टेल करने के बाद जो बार कंटिन्यू हुए, कर्टेल करने के बाद जो बार कंटिन्यू हुए, ये जितना एरिया चाहिए उससे दुगना एरिया प्रोवाइड करे, वो जितना एरिया चाहिए उससे दुगना एरिया प्रोवाइड करे। क्लियर है। क्लियर है कहानी। तो ये डायग्राम भी बना के दिया हुआ है आपको, डायग्राम इज ऑल्सो बीइंग शोन टू यू, तो डायग्राम दिखा दिया। सो फॉर 36 mm और स्मॉलर डायमीटर बार, जो कंटिन्यूइंग बार है वो एटलीस्ट कितना एरिया प्रोवाइड करे, डबल द एरिया रिक्वायर्ड फॉर फ्लेक्चर ऑफ द कट ऑफ पॉइंट। और जो शेयर फोर्स है इट शुड नॉट बी मोर देन 3/4 ऑफ द शेयर कैपेसिटी, जो वहाँ पे शेयर फोर्स है 3/4 ऑफ द शेयर कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है पूरी कहानी। चलें आगे। चलो ये कर्टेलमेंट की कंडीशन आ गई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट के कर्टेलमेंट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट के कर्टेलमेंट की बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं चेक करो। सो व्हाट द स्टोरी हियर, यहाँ पे स्टोरी ये बोल रही है एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट एट सिंपल सपोर्ट, एटलीस्ट 1/3 of the positive tension reinforcement at the simple support and 1/4 of the positive tension reinforcement at the continuous support should be extended along the same face member into the support for a distance of not less than LD/3। मैं अब उसको हिंदी में समझा देता हूँ। जो भी reinforcement आपने curtail करी, जो भी reinforcement आपने curtail करी, उसके बाद कम से कम 1/3 of positive tension reinforcement सिंपल सपोर्ट में, तो ये हमारा सिंपल सपोर्ट है, एंड 1/4 ऑफ दी पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट एट कंटिन्यूस सपोर्ट, ये हमारा कंटिन्यूस सपोर्ट है। क्लियर है। ये एक्सटेंड होनी चाहिए, कर्टेलमेंट की बात बता रहा हूँ, कर्टेल होने के बाद ये एक्सटेंड होनी चाहिए सपोर्ट के अंदर, ये एक्सटेंड होनी चाहिए सपोर्ट के अंदर कम से कम कितनी दूरी तक, कम से कम LD/3 दूरी तक।
तो मार्क भी कर रखा है, कर्टेल करा, एरिया ऑफ स्टील शुड नॉट बी लेस देन 1/3 ऑफ द पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ स्टील शुड नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट। और कर्टेल होने के बाद कितनी दूरी तक अंदर जानी चाहिए, कम से कम LD/3 दूरी तक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, at simple support and at point of inflection positive tension reinforcement should be limited to the dia such that below condition is satisfied। अब अगला कोडल प्रोविजन क्या है, सिंपल सपोर्ट पे और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट का डायमीटर इतना होना चाहिए ताकि अगली वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। क्लियर है? अब क्या कंडीशन है वो अगले पेज पे देखते हैं। तो ये कंडीशन कहाँ अप्लाई करनी है आपको, तो ये कंडीशन कहाँ अप्लाई करनी है आपको, ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है सिंपल सपोर्ट पे और ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। So you have to apply this condition at the simple support, you have to apply this condition at point of inflection। तो इन दोनों जगहों पे आपको अप्लाई करना है इसे, you have to apply this at both the points। क्लियर है? अब क्या कंडीशन है देख लो। तो कंडीशन सेज व्हाट, कंडीशन सेज डेवलपमेंट लेंथ शुड बी लेस देन m1/v प्लस L0। कंडीशन हमारी बोल रही है डेवलपमेंट लेंथ शुड बी लेस देन इक्वल टू m1/v प्लस L0। अब LD क्या है हमारी, डेवलपमेंट लेंथ है, m1 क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, m1 क्या है हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। सो m1 इज अवर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, v क्या है, शेयर फोर्स है, v क्या है हमारी शेयर फोर्स है। L0 क्या है, L0 है हमारी सम ऑफ एंकरेज, L0 है हमारी सम ऑफ एंकरेज beyond the center of the support including the equivalent anchorage value of the bend or hook and mechanical anchorage। तो LD मेरी डेवलपमेंट लेंथ हो गई, M1 मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, V मेरा शेयर फोर्स हो गया एट द मिड स्पैन ऑफ द सिंपल सपोर्ट और एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पर L0 क्या है, L0 है हमारा सम ऑफ एंकरेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द सपोर्ट, सपोर्ट के सेंटर के बाद जो एंकरेज मिली आपको, इंक्लूडिंग इक्वलेंट एंकरेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द बेंड और हुक। बेंड कितनी एंकरेज देता है हमारे को 8D की, हुक कितनी एंकरेज देता है हमें 16D की। तो सपोर्ट के सेंटर के बाद आपको कितनी एंकरेज मिल रही है उसको हम L0 बोल देते हैं, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज L0। क्लियर है चीज? अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए कितनी होती है, सपोर्ट पे तो ये आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए इसकी वैल्यू होती है DR12 क्लियर है? चले आगे, चलिए कंटिन्यू, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इफ द बॉन्ड स्ट्रेस इज नॉट एक्सीडेड देन द रेशियो ऑफ m1/v शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डेवलपमेंट लेंथ। अगर बॉन्ड स्ट्रेस एक्सीड नहीं होना है, ये कंडीशन कहाँ से आई, दिस कंडीशन कम्स वेयर, दिस कंडीशन कम्स इनटू द पिक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि अगर आपको बॉन्ड स्ट्रेस एक्सीड नहीं करना तो हमारा रेशियो जो है m1/v का इट शुड नॉट बी मोर देन डेवलपमेंट लेंथ। साथ में एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जोड़ दी हमारी L0 की, तो इसलिए रिलेशनशिप निकल के आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है जब आप सिंपल सपोर्ट की बात करोगे आप इस वैल्यू को 30% और बढ़ा दोगे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर पे कितना था, m1/v प्लस L0 थी। अगर आपके बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू एक्सीड नहीं होनी चाहिए तो विद दी स्ट्रेंथ, तब तो ये कंडीशन है। पर अगर आपके सिंपल सपोर्ट पे बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू एक्सीड नहीं होनी चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ से, तो हमने 30% की एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और डाली हुई है। तो इट इज 1.3 m1/v प्लस L0। क्लियर है? अच्छा, इन्हीं पॉइंट्स पे क्यों एनालाइज किया, इन्हीं पॉइंट पे इसलिए एनालाइज किया क्योंकि सिंपल सपोर्ट पे और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे शेयर फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है।
because here only the shear force is maximum. चले आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस बता ही दिया। कोड फर्दर रेकमेंड्स दैट द वैल्यू ऑफ m1 by b शुड बी इंक्रीज बाय 30%। ये 30% बढ़ा दोगे कहाँ पे, सपोर्ट पे, या जहाँ पर आपको क्या मिलेगी, कंप्रेसिव रिएक्शन मिल जाएगी। तो ये चीज़ हमने कर रखी है, दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस, इसमें कोई नया पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है। सो बीम ऑन सपोर्ट एंड रोलर, यहाँ पर रिएक्टिव रिस्ट्रेन नहीं आएगी, कंप्रेसिव रिस्ट्रेन नहीं आएगी, तो 30% नहीं बढ़ाओगे, इट विल नॉट बी इंक्रीज बाय 30%। यहाँ पर टेंसाइल रिएक्शन है तो 30% नहीं बढ़ाओगे, यहाँ पर टेंसाइल रिएक्शन है तो 30% नहीं बढ़ाओगे। सो बीम सपोर्टेड ऑन बीम, बीम के ऊपर सपोर्टेड है, तो उस सिचुएशन में भी इसको इंक्रीज नहीं करते 30%। अभी तक तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट की। अब टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट नेगेटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट। अब क्या बोल रही है नेगेटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट? So at least one third of the total reinforcement, so it says at least one third of the total reinforcement provided for negative movement at the support should be extended up to a distance of not less than d or 12 phi or 1 by 16 times of clear span, whichever is maximum at the point of inflection. अब क्या बोल रही है स्टेटमेंट, उसको समझने की कोशिश करते हैं, दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सो इट सेज at least one third of the total reinforcement which is being provided for negative movement। अब negative movement क्या हुआ, नेगेटिव मोमेंट है हमारे सपोर्ट पे, तो नेगेटिव मोमेंट इज एट दी सपोर्ट, तो ये पॉजिटिव मोमेंट है या नेगेटिव मोमेंट है, तो पॉजिटिव मोमेंट नेगेटिव मोमेंट। अब जो भी आपने टोटल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है नेगेटिव मोमेंट के लिए, अब बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव मतलब हॉगिंग, इट मींस हॉगिंग ओनली, तो इसके लिए रीइंफोर्समेंट कहाँ दोगे आप, टॉप पे दोगे, तो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी टॉप पे। तो आपने ये एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया, at least one third of the total area of the steel which is being provided for negative moment should be extended for a distance not less than d 12 phi or clear span by 12। तो x की वैल्यू बताइए आपको ये, तो ये वन थर्ड रीइंफोर्समेंट दिखा रखी है जो एक्सटेंड हो रही है, कम से कम इतनी दूरी पे एक्सटेंड होनी चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से आगे इतनी दूरी पे होना चाहिए ये। क्लियर है? नोटेड? चलो तो सवाल ही आ गया। क्या बोल रहा है सवाल? सवाल बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डीलिंग विद द फ्लेक्सर रीइंफोर्समेंट टू बी, so consider the following statement dealing with the flexural reinforcement to be terminated in the tension zone, dealing with the flexural reinforcement to be terminated in the tension zone। अच्छा टेंशन जोन में आपको जो reinforcement terminate करनी है, so consider the following statement dealing with the flexural reinforcement to be terminated in the tension zone। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। The shear at the cutoff point not to exceed 2/3 of otherwise value which is permitted। सही बात है, जो बताया था। नेक्स्ट, shear reinforcement is provided along each terminated bar overlapping 3/4 of the appropriate distance from the cutoff point। shear reinforcement is provided along each terminated bar, बताया था, जो आपने बार टर्मिनेट कर दिया तो एडिशनल shear reinforcement प्रोवाइड करेंगे कितनी दूरी तक, 0.75 d तक।
तो 3/4 का मतलब 0.75 हो गया ऑफ द अप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम द कट ऑफ पॉइंट। सही बात है। For 36 mm and smaller diameter bar, the continuing bar should provide double the area required for flexure at the cutoff and shear does not exceed 3/4 the permitted value। बिल्कुल सही बात है। तो तीनों ऑप्शन सही है। All three options are correct। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है इसमें। तो तीनों जो कोडल प्रोविजन है उसके ऊपर सवाल बना के पूछा हुआ है। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट सेज व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट सेज व्हाट? Consider the following statement. Bars that extend into the simple support must be able to develop their full strength at the designation point so that their moment capacity is more than the bending moment at that point. The clause of the code sigma s is equal to 0.87 0.85 sigma fy। ठीक है। तो फुल स्ट्रेस डेवलप करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? फुल स्ट्रेस डेवलप करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू शुड बी लेस देन 1.3 mm by v plus L नॉट। सही बात है। डेवलपमेंट लेंथ इज 5 sigma s upon 4 tau pd should be less than this। सही बात है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये बात भी सही निकल के आ रही है। देन फाई की वैल्यू नीचे ले आओ, ये बात भी सही है। तीनों चीज़ें सही तो है। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीनों के तीनों सही है, कोई डिफरेंस नहीं है। So all three statements are coming out to be correct। क्लियर है चीज? क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। Pick up the incorrect statement from the following। So pick up the incorrect statement from the following. Tensile reinforcement bars of a rectangular beam। Tensile reinforcement bar of a rectangular beam। इनकरेक्ट बतानी है स्टेटमेंट आपको। आर curtailed if not required to resist the bending moment। सही बात है, curtail कर देते हैं। आर bent up at suitable places to serve as shear reinforcement। सही बात है। आर bent down, डाउन थोड़ी करते हैं, bent up करते हैं। आर maintained at the bottom to provide at least the local bond stress। सही बात है। तो गलत भी स्टेटमेंट कौन सी है? तीसरी स्टेटमेंट गलत है। और आपको मार्क भी क्या करनी थी? गलत स्टेटमेंट मार्क करनी थी। You have to mark the incorrect statement। ठीक है, मार्क कर दिया इसमें। आगे बढ़ते हैं। मोमेंट एंड शेयर कोफिशिएंट्स फॉर कंटिन्यूअस बीम एंड स्लैब। अब हम बात करेंगे किसकी? अभी तक पीछे हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे थे या कैंटिलीवर बीम की बात कर रहे थे। तो सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम में तुम क्या कर सकते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम में और कैंटिलीवर बीम में तुम क्या कर सकते हैं? सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम में हम डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं, देयर इज नो इशू। अब जहाँ पर हमारी कंटिन्यूस बीम आ जाती है वहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। इट कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट।
उसके लिए कोड ने हमारी हेल्प कर रखी है। कोड ने कैसे हेल्प कर रखी है? उसके लिए कोड ने हमारी हेल्प कर रखी है। कैसे हेल्प कर रखी है? आपको डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के कोफिशिएंट ही दे रखे हैं। आपको डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के कोफिशिएंट ही दे रखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अनलेस मोर एग्जैक्ट एनालिसिस आर डन, unless more exact analysis are done for the beams of uniform cross section supporting uniformly distributed load over 3 or more span, जब तक और ज़्यादा एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं हो जाती बीम्स के लिए जिनका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को सपोर्ट कर रहे हैं 3 या ज़्यादा स्पैन के लिए, और जो स्पैन है वो 15% से ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्गेस्ट स्पैन, विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्गेस्ट स्पैन, उसके लिए बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स निकालने के लिए हमारे कोड ने डायरेक्टली कोफिशिएंट्स दे दिए। उसके लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमारी कोड ने डायरेक्टली कोफिशिएंट दे दिया। आपको वो कोफिशिएंट लगाने डायरेक्टली, तो आपको तो बस वैल्यूज ध्यान रखनी है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स, टाइप ऑफ लोड, डेड लोड, लाइव लोड। पहला स्पैन मोमेंट की बात करें, नियर मिडल ऑफ द एंड स्पैन, देखो नियर मिडल ऑफ द एंड स्पैन, ये एंड स्पैन है, इसके मिडल पे यानी 1 पॉइंट मार्क कर दिया। अगर आपको यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, कैसे निकालोगे? कोफिशिएंट यूज करोगे, डेड लोड का 1/12, लाइव लोड का 1/10। तो बेंडिंग मोमेंट 1 पॉइंट पे क्या होगा? 1/12 अल्टीमेट डेड लोड एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर प्लस 1/10 अल्टीमेट लाइव लोड एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। ये डेड लोड हो गया, ये लाइव लोड हो गया, तो ये 1 पॉइंट पे क्या आ गया? बेंडिंग मोमेंट आ गया। उसी तरीके से नेक्स्ट उठाते हैं, एट द मिडल ऑफ द इंटीरियर स्पैन। सो एट द मिडल ऑफ द इंटीरियर स्पैन, ये हमारा इंटीरियर स्पैन है, पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, कोफिशिएंट कितना है? 1/16, 1/12, 1/16, 1/12। तो बेंडिंग मोमेंट एट 2 पॉइंट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/16 अल्टीमेट डेड लोड एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, 1/12 अल्टीमेट लाइव लोड एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। ये आपको बेंडिंग मोमेंट दे देगा दूसरे पॉइंट पे। सो दिस विल गिव यू बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 पे भी बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग थिंग। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? अब अगर हम बात करें किसकी? सपोर्ट मोमेंट की। एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, देखो एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट यानी हमारा 2 पॉइंट, अच्छा ये 3 था यहाँ पे, सॉरी ये पॉइंट नंबर 3 था, ये पॉइंट नंबर 2 था, अरे यार इरेज वाला, ये पॉइंट नंबर 2 था। सो यहाँ पे कोफिशिएंट है 1/10, 1/9, सो 1/10, 1/9, सो 1/10, 1/9 कहाँ गया?